बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में विवेक, उसकी पत्नी मीनू अपने बूढ़े पिता के साथ रहते थे। उनका जीवन बहुत ही मुश्किल से गुजर रहा था। बेटा, मैं जा रहा हूँ खेत। लगता है आज थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। तुम भी अगर चलते हो तो चलो, वरना बहू के पास ही रहना। मेरे होते हुए भला तुम क्यों जाओगे खेत? नहीं पिताजी, आप अपने बेटे को अपने साथ ले जाइए। वो दिन भर बस घर में बैठे रहते हैं। जरा सभी काम करने को कहो तो बस मारने को दौड़ते हैं। आप ऐसा करो, अपने बेटे को अपने साथ ले जाइए। काहे रे मीनू, मेरी क्यों बुराई करती है? मेरे पिताजी ने खुद ही बोला है अब आज चले जाने दो, फिर मैं अगले दिन अपने पिताजी के साथ चला जाऊंगा। समझी ना? तुम क्यों इतना बोलती हो? अब मेरे से बातें मत बनाओ। मैं ऐसी वैसी लुगाई नहीं हूँ जो तुम्हारी सहती जाऊँ। बैठे बैठे बस खाने को देते जाओ तो आप खा लोगे। अगर आप पिताजी के साथ नहीं जाओगे तो मेरे हाथ से खा लेना खाना, भूखे ही रह जाओगे। अभी भी कहती हूँ, चुपचाप अपने पिताजी के साथ जाओ। मीनू बेटा, उसे मत बोलो। अरे जब तुम्हारी शादी भी नहीं हुई थी ना, तो पहले भी इसी तरह लेटा रहता था, और जब से तुम्हारी शादी हो गई है तब से इसकी आदत में सुधार आ गई है। हाँ पिताजी, आप चिंता क्यों करते हो? मैं तो इसकी पूरी तरह से आलस खत्म कर दूंगी। जब 2 से 3 डंडे मारूंगी तो अपने आप समझ में आ जाएगा। हाँ पिताजी, आप मेरी शिकायत मीनू से क्यों कर रहे हो? वैसे भी इसे देखकर तो मुझे डर सी लगने लगती है। बस आज आप चले जाओ, फिर इसके बाद मैं आपके साथ चलूंगा। हाँ, मैं बता दे रहा हूँ, आप ही के साथ चलूंगा। क्या बोला आपने? पिताजी, आप चले जाइए खेत, मैं अभी इसकी आलस दूर करती हूँ। अरे बाप रे, आज तो ये क्या करेगी मेरे साथ? हे भगवान, बचा ले, वरना आज तो मीनू मेरी पिटाई ही कर देगी। पता नहीं इसका गुस्सा मेरे ऊपर क्यों आता है, इसको क्या हो जाता है समझ में नहीं आ रहा। विवेक के पिता खेत की तरफ चले जाते हैं। विवेक और मीनू पास पास खड़े थे। विवेक पूरी तरह से कांप रहा था। क्या बोला विवेक जी? अगले दिन जाऊंगा। बेटा, तुमने मुझसे ब्याह किया है, अब आपको जिंदगी भर मेरे साथ ही रहना होगा। जो मैं कहूँगी आपको करना होगा। अबे यार, ये तो मेरे पीछे ही पड़ गई। अब मैं क्या करूं? अगर मैं खेत नहीं गया तो ये तो मुझे जिंदा ही खा लेगी। क्या सोच रहे हो? कुछ समझ में आया कि लगाऊं चार? बोलो, जाते हो कि नहीं? बकबक करने को कह दो बस। जा रहा हूँ बाबा। मेरी क्यों बेइज्जती कर रही हो? वैसे भी तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। जा रहा हूँ। हाँ क्या बोला? आपकी बेइज्जती हो गई है? विवेक जी, बेइज्जती तो तब होगी जब मैं गांव के लोगों के सामने बोलूंगी, समझे आप? विवेक पूरी तरह से हार चुका था और चुपचाप खेत की तरफ निकल जाता है। वह खेत की तरफ जाते हुए बोलता है, चलो, ये अच्छा हुआ कि मैं खेत की तरफ निकल आया, तो साला मीनू से छुटकारा तो मिला। जब से बक कर रही थी, लगता है मीनू से शादी करके फंस गया हूँ। हाँ, अब मैं क्या करूँ भगवान। विवेक के पिता पेड़ की छांव पर बैठे थे और विवेक भी वहीं पर जाकर बैठ जाता है। पिताजी, मैं तो मीनू के साथ शादी करके फंस गया। जब तक मैंने मीनू को खेत के लिए नहीं बोला जाने के लिए, तब तक उसने मुझे परेशान ही कर लिया। हाँ बेटा, ये सब तेरे बुरे कर्म का फल है जो इस जन्म में मिल रहा है। अब जो भी तुझे सुख दुख मिले वह भगवान का आशीर्वाद मानकर सब स्वीकार कर लेना। पिताजी, आप मुझे कितना समझाते हैं, वरना मेरे एक भी दिमाग नहीं है। आप मेरे को तो हमेशा अच्छे से अच्छी बातें सिखाते हैं। भला आपके जैसे पिता भगवान सबको दे। बेटा, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं तुझे अच्छी बातें सिखाता रहूँगा। पता नहीं कब भगवान को प्यारा हो जाऊँ। अब तो सब भगवान के ऊपर है। पिताजी, आप ऐसी बातें मत किया करिए। मुझे आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगती है।
वैसे भी जो भी इस पृथ्वी पर जितने दिन के लिए आया है वह उतने ही दिन जिंदा रहेगा। आप अपने मुंह से ऐसे बातें मत किया करो, वरना मैं आपसे गुस्सा हो जाऊंगा। वैसे पिताजी, आप बातें छोड़िए, जो मज़ा खेत में है वो कहीं भी नहीं है। अरे ऐसा लगता है जैसे जन्नत मिल गई हो। हाँ, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, बताइए। बेटा, मैंने तो अपना पूरा जीवन खेत में बिताया है, तभी तो मैं इतने साल तक जी पाया हूँ। मेरे जितने भी साथी थे उनके पास बहुत पैसा था, तो वो लोग शहर में रहने लगते हैं। शहर में इतना प्रदूषण रहता था कि वो लोग जब सांस लेते थे तो वह प्रदूषण उनके अंदर चला जाता था और वो लोग बीमार हो जाते थे। मेरे जितने भी साथी थे वो सारे भगवान को प्यारे हो गए। बस मैं ही बचा हूँ, क्योंकि मैं गांव की स्वच्छ हवा लेता हूँ। हाँ, और हाँ, सुबह सुबह खेत में आने से जो शरीर में हवा लगती है ना, तो वो शरीर के लिए हवा बहुत ही उपयोगी है। पिताजी, आपने मुझे कितनी अच्छी बातें बताई, वरना मैं तो शहर में जाने वाला था। हाँ, सही बोल रहा हूँ। वो दोनों ढेर सारी बातें करते हैं और फिर कुछ देर बाद घर की ओर चले जाते हैं। महारानी, आज हमारा मन बेचैन सा लग रहा है। आज पता चला है कि बिना संतान के जीवन का कोई महत्व नहीं होता। भगवान मुझे किस जन्म की सजा दे रहे हैं। मैं सोचा था कि मेरा एक पुत्र होता तो वह पूरी राज्य को चला पाता। महाराज, अगर आपको संतान चाहिए तो आप दूसरी शादी कर लीजिए। मैं तो आपको पुत्र नहीं दे सकती। शायद आप जिससे शादी करें तो क्या पता वह आपको पुत्र दे दे। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। महारानी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मुझे आपके अलावा और किसी भी स्त्री से प्रेम नहीं हो सकता। हम तो सिर्फ आपसे प्यार करते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपसे। महाराज, आप ये बोलकर मुझे तकलीफ दे रहे हैं या मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। अगर मैं आपसे बिना बताए महल छोड़कर चली जाऊं तो आप क्या करोगे? महारानी, ये आप क्या बोल रही हैं? आपने हमें संतान नहीं दे सकी तो हमने आपको कुछ कहा? फिर भी आप ये महल छोड़ने की बातें क्यों कर रही हैं? बताइए। महाराज, मैंने तो अपने दिल की जो बातें थी मैंने वही पूछी हैं। आप तो क्रोधित हो गए। महाराज भानु प्रताप चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं और अपने गार्डन में टहलने लगते हैं, क्योंकि उनका सिर दर्द होने लगा था। वो गार्डन में टहलते टहलते बोलते हैं, महारानी ने आज तो मुझे बहुत ही ज्यादा टेंशन दे दिया। मुझे इतना भी परेशान नहीं होना चाहिए। जो जिंदगी में सुख दुख आता है उसे भगवान का आशीर्वाद मान के जीवन यापन करना ही बेहतर होगा, वरना कहीं हम बीमार ना हो जाएं। बस साला पता नहीं गांव वालों को क्या हो गया बे। पहले तो गांव वाले मुझसे कर्ज लेते थे, परंतु अब क्या हो गया है? अरे इतने तो पढ़े लिखे हैं नहीं जो शहर जाकर नौकरी करेंगे। मैं भी देखता हूँ कितने दिन तक बिना कर्ज लिए जीवन यापन करते हैं। हाँ, ठाकुर अर्जुन सिंह गांव के लोगों के बारे में ऐसे बोल ही रहे थे कि वहाँ पर वीर आ जाता है। अरे का हाल बा वीर, बड़े दिन बाद दिखाई दियो। अरे भाई कहाँ थे इतने दिन? तुम तो ईद का चांद हो गए हैं। बताओ कहाँ थे? बस ठाकुर जी, अब गांव में फसल लगी है तो सारा दिन बस उसी की देखभाल में लगा रहता हूँ। हाँ, तो टाइम ही नहीं मिल पाता। अरे हाँ, चलो ठीक है, वो मैं मानता हूँ। और बाकी के गांव के लोगों का क्या हो गया? ससुरा, पहले तो गांव के लोग मेरे से ही कर्ज लेते थे, अब गांव में कोई नया जमींदार आ गया है क्या? नहीं ठाकुर जी, गांव के जितने भी लोगों को कर्ज लेना होता है तो मदद के रूप में महाराज से राशि ले आते हैं। अच्छा ठीक है ठाकुर जी, अब मैं जाता हूँ, वरना मेरी पत्नी मुझे खूब डांटेगी। हाँ, सही बता रहा हूँ ना? हाँ हाँ, जाओ 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 जाओ। अरे तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम पत्नी के गुलाम हो। अरे तुम उसे कमाकर खिलाते हो, उसकी आवश्यकता की सामग्री लाकर देते हो, फिर भी डरते हो। अरे लगता है तुम्हारे अंदर मर्दांगी है ही नहीं। वीर चुप
चुपचाप वहाँ से चला जाता है। तभी ठाकुर अर्जुन सिंह बोलता है, ससुरा ये वीर तो बड़ा डरपोक है। मैं तो इसे निडर समझता था, परंतु ये तो अपनी पत्नी से ही डरता है। चलो छोड़ो, पर अगर ये लोग कर्ज नहीं लेंगे तो मेरा गुजारा कैसे होगा। खैर छोड़ो, मुझे क्या करना है। मेरे पास घर है, जमीन है, अब मुझे क्या ही चाहिए। हाँ। एक दिन मदन लाल खेत में काम कर रहा था। खेत में काम करते करते अचानक गिर जाता है। अरे रे, अरे दैया रे, लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मदन लाल इतना बोलता है और उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। इधर विवेक अपनी पत्नी से बोलता है, अरे मीनू, अभी तक पिताजी नहीं आए हैं। इतने समय तक वो कभी भी खेत में काम नहीं करे हैं। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मुझे एक बार खेत जाकर देखना चाहिए। बोलो, क्या कहती हो? हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जल्दी जाइए, वरना पिताजी को कुछ हो ना गया हो। अरे मीनू, तुम ऐसा मत बोलो। अरे भगवान से प्रार्थना करो कि सब कुशल मंगल हो। हाँ। विवेक बिना देर किए ही खेत की तरफ निकल जाता है। जैसे ही वह खेत में अपने पिताजी को देखता है तो उसके पिताजी जमीन पर गिरे थे। विवेक पिताजी के पास जाकर पिताजी को खूब हिलाता है, परंतु उसके पिताजी नहीं उठते। पिताजी उठिए ना, पिताजी उठिए। आपको क्या हो गया पिताजी? उठिए ना पिताजी, उठिए ना। आपका बेटा विवेक आपको बुला रहा है। आज आप मुझे अच्छी बातें नहीं बताएंगे। उठिए ना पिताजी, उठिए ना। विवेक अपने पिता के गुजर जाने के बाद वो दोनों बहुत ही ज्यादा दुख में थे, क्योंकि परिवार से बिछड़ने का दुख पूरी तरह से समझते थे। मीनू, पिता के बिना जीवन कितना सूना सूना लगता है। माँ तो मुझे बचपन में ही छोड़ के चली गई थी, अब पिताजी भी चले गए। मैं तो इतना बड़ा हो गया हूँ, परंतु आज तक परिवार का सुख नहीं मिला। हाँ विवेक जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे भी पिताजी बचपन में छोड़ के चले गए थे। माँ ने मुझे पाला पोसा और मेरी शादी की। सच में भगवान का कितना खेल निराला है। हम दोनों की जिंदगी में कष्ट ही कष्ट है। मीनू, एक बात बोलूं? रात गई बात गई, क्योंकि अगर हम भूतकाल की बातें करते रहेंगे तो आगे जीवन यापन नहीं कर पाएंगे। हमें ये पुरानी बातों को भूलना होगा और एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी होगी। उसी गांव में एक घना जंगल था। उसी जंगल में एक सांप, एक गाय और एक भैंस रहती थी। तीनों की दोस्ती पक्की वाली थी। एक दिन तीनों एक साथ जंगल में मिलते हैं। अरे क्या हुआ दोस्तों, आज आप दोनों बहुत लेट क्यों आए हो? मैंने तो तुम्हारा बहुत ही इंतजार किया है। अब हम क्या बताएं दोस्तों, हम दोनों ना हरे हरे घास चरने लगे थे, तो थोड़ा देर ही हो गई ना। हाँ दोस्त, वैसे भी हमारा पेट इतना छोटा नहीं है कि एक चूहे में भर जाए। हमें तो 4 से 5 घंटे लग जाते हैं चलते चलते। बताओ, इसमें हमारी क्या गलती है? अच्छा ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों को इतना टाइम क्यों लगता है। वो तीनों इसी प्रकार से मजेदार बातें करते हैं। उनका रोज का यही दिनचर्या थी। सुबह से तीनों बातें करते हैं और शाम होने पर घर चले जाते हैं। मीनू, ओ मीनू, जरा बाहर तो आना। मीनू, ओ मीनू, जल्दी आओ, जल्दी जल्दी। मीनू बहुत घबरा गई। वह तुरंत घर के बाहर आ जाती है और तेज बड़े स्वर से बोलती है, क्या हुआ जी, क्यों चिल्ला रहे हो? तुम तो ऐसे चिल्ला रहे हो जैसे तुम्हारी जान जा रही हो। अरे सुनो तो बाबा, तुम तो बहुत ही गुस्सा हो रही हो। मैं तो ये बोल रहा था कि मैं जंगल जा रहा हूँ लकड़ी काटने, क्योंकि तुम्हें तो पता है कि खेत में अगर एक बार फसल लग जाए तो उसे 3 से 4 महीने लग जाते हैं फसल की कटाई में। तो सोचा हूँ कि जंगल जाकर लकड़ी काटाऊं।
क्या कहती हो बताओ? मुझे तो बहुत ही डर लगती है, कहीं जंगली जानवर आप पर हमला ना कर दे। जरा बच के जाइएगा जंगल में। अरे काहे परेशान होती हो, तुम इतना चिंता मत करो, मैं देख कर जाऊंगा। हाँ और सुनो, तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? और मैं अपना भी ध्यान रखूंगा और देख कर ही जाऊंगा। चलो अब मैं चलता हूँ। इतना बोलकर वह लकड़ी काटने के लिए चला जाता है। वह जाते हुए बोलता है, हे प्रभु बचाना मुझे, इस जंगल से लगता है मुझे शेर से डर। जब अपनी शक्ति से प्रहार करूंगा शेर पर तो शेर की हो जाएगी छुट्टी गुल। चल बेटा विवेक, जल्दी से जंगल पर पैर रखा है तो लकड़ी को लेकर ही जाना। हाँ। इतना कहकर वह जंगल के अंदर जैसे ही पहुंचता है तो वह देखता है कि वहां पर सांप, एक भैंस और एक गाय बात कर रहे थे। अबे ससुरा, यहाँ तो कुछ और ही नजारा है। साला एक सांप, एक गाय और एक भैंस, वाह 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 भाई वाह। अरे आपस में बात भी कर रहे हैं। खैर छोड़ो, मुझे उनकी दोस्ती देखकर तो बहुत ही अच्छा लगा। चलो ये सब बातें मीनू से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले लकड़ी को काट लेता हूँ। हाँ। इधर वो तीनों बातें कर रहे थे, तब तक विवेक लकड़ी काट लेता है और लकड़ी काटने के बाद चुपचाप घर की ओर चला जाता है। घर पहुंचते ही वह मीनू को सब कुछ बातें बताने लगता है। मीनू, जब मैं जंगल पहुंचा तो मैंने जंगल में एक सांप, एक गाय और एक भैंस को बातें करते हुए देखा। ऐसा लग रहा था कि वो उनका एक परिवार। हाँ तो परिवार भी हो सकता है, क्योंकि जंगली जानवर सब परिवार के जैसे रहते हैं, उनमें एकता का भाव भी रहता है। हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ मीनू, कि अगर ये तीनों अपने परिवार का हिस्सा बन जाएं, तो जीवन आनंदमय हो जाएगा। क्या बोलती हो मीनू, बोलो? ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, परंतु ऐसे कैसे हो सकता है? अगर ऐसे हो गया तो अपने पास एक गाय हो जाएगी और भैंस हो जाएगी और तो और एक सांप भी हो जाएगा। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन अचानक मीनू की तबीयत खराब हो जाती है। विवेक जी, मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, लगता है अब मेरा समय आ गया है। ये क्या बोल रही हो मीनू? तुम्हारे इलाज के लिए मैं अभी ठाकुर अर्जुन सिंह के पास जाता हूँ। तुम ऐसा मत बोला करो, और मैं तुम्हारे इलाज के लिए पैसा लेकर जल्दी ही आता हूँ, ताकि तुम्हारा इलाज जल्दी हो सके और तुम जल्दी ठीक हो सको। इतना कहकर वह चुपचाप ठाकुर अर्जुन सिंह के पास पहुंच जाता है और वह अपने पत्नी के बारे में सब कुछ बताता है। ठाकुर जी, मेरी सहायता कीजिए, मेरी पत्नी की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है। हो सके तो आप मुझे कुछ कर्ज के रूप में धन दे दीजिए, मैं आपका ब्याज सहित पूरा धन लौटा दूंगा। अरे भक्त ससुरा, कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठाकर। मैंने उधार देना बंद कर दिया है। जा तू अपने राजा से कर्ज ले लेना, मैं तेरे को कर्ज नहीं दे सकता। जब मैं गांव वालों को कर्ज देता हूँ तो कुछ वापस करते हैं और कुछ तो वापस ही नहीं करते। जा, मैं नहीं दे सकता, भाग जा जा। एक बार मुझे मौका तो दीजिए, मुझे एक बार कर्ज तो दे दीजिए, मैं आपको टाइम से पूरा कर्ज वापस दे दूंगा। मुझे एक बार मौका दीजिए प्लीज। अरे भक्त ससुरा, मैं नहीं देने वाला हूँ कर्ज, अब तू यहाँ से जा सकता है। वैसे भी तुझे अपने पत्नी को ठीक करवाना है, तू राजा के पास जाना, मेरे पास क्यों आया है? जा भाग भाग। विवेक चुपचाप घर की ओर चला जाता है और रोते हुए बोलता है, अरे मीनू, मैं तो ठाकुर के पास गया था, परंतु उन्होंने बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया है और कहते हैं कि तुझे अपने पत्नी का इलाज करवाना है तो राजा के पास जा, मेरे पास क्यों आया है मीनू? ऐसा बोलता है ठाकुर।
विवेक जी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। बस हल्की सी बुखार है और थोड़ा देह दर्द कर रहा है, सब ठीक हो जाएगा। बस आप भगवान पर पूरा भरोसा रखिए, आप घबराइए मत। सुबह होते ही वह राजा के पास धन लेने के लिए निकल पड़ता है। जंगल में साधु बाबा तपस्या कर रहे थे, वो पूरी तरह से तपस्या में लीन थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। साधु बाबा तपस्या कर रहे थे कि वहाँ पर सांप आ जाता है और अचानक साधु बाबा को काट देता है। काटने के बाद वह सांप वहाँ से गायब हो जाता है और साधु बाबा जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, बचाओ मुझे, बचाओ, मुझे सांप ने काट लिया, बचाओ मुझे, कोई बचाओ मुझे। विवेक जंगल की तरफ जा रहा था कि अचानक साधु बाबा के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। बचाओ मुझे, मुझे बचाओ, जंगल में कोई है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। अरे ये आवाज किसकी है? ये आवाज तो किसी साधु बाबा की लगती है, संत की लगती है, परंतु इतना जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं? एक तो मेरी पत्नी की तबीयत खराब है और ऊपर से ये साधु बाबा चिल्ला रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, सबसे पहले साधु बाबा को देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं महाराज के पास जाऊंगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। इतना कहकर वह साधु बाबा के पास जाता है। वह साधु बाबा से पूछता है, क्या हुआ बाबा, आप इतना जोर जोर से काहे चिल्ला रहे हैं? क्या हो गया? बेटा बचाओ, बचाओ मुझे, मुझे सांप ने काट लिया है। अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, पास वाले जंगल से जाकर मेरे लिए जड़ी बूटी लेकर आओ, वरना मैं यहीं पर मर जाऊंगा। जाओ बेटा जाओ, अरे मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, जाओ बेटा जाओ। विवेक बिना सोचे समझे जंगल की तरफ जड़ी बूटी लेने चला जाता है। वह घने जंगल में पहुंच जाता है। अरे यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ एक ही पौधा है जो सुनहरे रंग का है। एक काम करता हूँ, इसे ही ले जाता हूँ। इतना कहकर वह साधु बाबा के शरीर में जड़ी बूटी का लेप लगा देता है और कुछ देर में उन्हें पूरी तरह से आराम मिल जाता है। वाह बेटा, अगर तुम नहीं होते तो आज मेरा मरना निश्चित था। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगा और कभी भी तुमको किसी भी चीज का अभाव होगा, मैं उसकी पूर्ति करने जरूर आऊंगा। अरे साधु बाबा, आप ये गलत बोल रहे हैं कि आज मेरा मरना निश्चित था। अरे ऐसे कैसे मर जाते? भविष्य की किताब में पहले से ही लिख चुका है कि आप किस दिन मरोगे। आज आपकी मौत नहीं थी तो भला आज कैसे मर सकते थे? आप फालतू की चिंता मत करिए और फिर से अपनी साधना में लग जाइए। साधु बाबा अपनी साधना में लग जाते हैं और विवेक महाराज के पास चला जाता है। अरे विवेक, यहाँ तुम्हारा कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है ना? कोई समस्या तो नहीं है? महाराज, मेरी पत्नी की तबीयत खराब हो गई है और उसके इलाज के लिए मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मुझे कुछ पैसे कर्ज के रूप में चाहिए। क्या आप मुझे कर्ज दे सकते हैं महाराज? अरे विवेक, ये भी कोई पूछने वाली बात है? अरे जल्दी से लो पैसे और जाओ अपनी पत्नी की दवाई कराओ। पैसों से हमारा पूरा राज्य भरा है और हमारा कर्तव्य है कि गांव के लोगों की मदद करना, गांव के जितने भी लोगों की समस्या होती है उनका समाधान करना। विवेक पैसा लेकर तुरंत वहां से बाजार चला जाता है। बाजार से कुछ दवाइयाँ लेकर घर पहुंच जाता है
उसके तुरंत बाद ही मीनू दवाई खा लेती है और पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती है। विवेक जी, आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? कहीं से आपने चोरी तो नहीं किया? नहीं मीनू, ये पैसे तो मैंने चोरी नहीं किए। ये पैसे तो मैंने महाराज से लिए हैं। मैं तो ठाकुर अर्जुन सिंह के पास भी गया था पैसे मांगने, परंतु उन्होंने साफ साफ मना कर दिया और मजबूरन मुझे महाराज के पास जाना पड़ा। एक बार गांव में राक्षस आ जाता है और महारानी को पकड़कर अपने गुफा में ले जाता है और एक पिंजरे में बंद कर देता है। अब मैं राजकुमारी को खाकर पेट भरूंगा। मैंने बहुत जंगली जानवर को खाकर पेट भरा है, अब इंसान को खाकर देखता हूँ आखिर कितना स्वादिष्ट होता है। महारानी, आप कहाँ चली गई मुझे छोड़कर? अरे मुझे आपसे कोई भी शिकायत नहीं थी, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई महारानी? क्यों? मैंने आपको कुछ भी नहीं कहा, लेकिन आप मुझे छोड़ के क्यों चली गई महारानी? क्यों? महाराज इस प्रकार से बोल रहे थे कि वहाँ पर सेनापति आ जाता है। महाराज, आप परेशान क्यों हैं? महारानी को तो राक्षस पकड़ के ले गया है। पता चला है कि वह महारानी को पिंजड़े में बंद करके रखा है। आप चिंता मत करिए महाराज। क्या? महारानी को राक्षस पकड़ के ले गया है? जाओ गांव में ये बात फैला दो कि जो भी राजकुमारी को उस राक्षस से छुड़ा कर लाएगा उसे स्वर्ण मुद्राएं इनाम के रूप में दी जाएंगी। जाओ जल्द से जल्द ये बातें फैला दो गांव में। जाओ। सेनापति जाकर पूरे गांव में ये खबर फैला देता है। सुनो सुनो सुनो, जो भी महारानी को राक्षस से छुड़ा कर लाएगा उसे स्वर्ण मुद्राएं इनाम के रूप में मिलेंगी। यह बात विवेक को पता चल जाती है और विवेक महारानी को छुड़वाने का निर्णय लेता है। देखो मीनू, मैं जा रहा हूँ महारानी को राक्षस से छुड़ाने। अगर मैं वापस ना आऊँ तो तुम समझ लेना कि राक्षस मुझे खा गया है, और अगर मैं वापस आ जाऊंगा तो अपने पास बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं भी हो जाएंगी। इतना कहकर विवेक महारानी को छुड़वाने के लिए चल देता है। वह चलते चलते वह गुफा के पास पहुंच जाता है। अरे ये तो वही गुफा लग रही है जिसमें राक्षस रहता है। मुझे इस गुफा के अंदर जाकर देखना चाहिए, वरना कहीं राजकुमारी को राक्षस खा ना जाए। हाँ, जल्दी से चलता हूँ इस गुफा के अंदर। इतना कहकर वह गुफा के अंदर पहुँच जाता है। गुफा के अंदर पहुँचते ही वह देखता है तो राजकुमारी पिंजरे में बंद थी। ये क्या किया है राक्षस? मैं कहता हूँ राजकुमारी को छोड़ दे, वरना बहुत बुरा अंजाम होगा। छोड़ दे, मैं कहता हूँ छोड़ दे। राक्षस को विवेक के बातों से बहुत ही गुस्सा आती है और वह विवेक को पिंजरे में बंद कर देता है। अब बोल विवेक, अब क्या करेगा? मैं तो तुझे कच्चा ही चबा जाऊंगा। विवेक राक्षस की बातों से एक भी भयभीत नहीं होता और साधु बाबा की बातें याद आती हैं और वह अपने मन में साधु बाबा को पुकारने लगता है। तो साधु बाबा तुरंत प्रकट हो जाते हैं और राक्षस को चुनौती देते हैं। मूर्ख राक्षस, छोड़ दे दोनों को, वरना तेरा मैं वो हाल करूंगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। अरे तू क्या करेगा रे साधु? मैं चाहूँ तो तुझे अपनी शक्ति से भस्म कर सकता हूँ। साधु बाबा को बहुत ही गुस्सा आती है। पहले तो साधु बाबा मंत्र पढ़कर राक्षस की सारी शक्ति छीन लेते हैं, उसके बाद फिर से दोबारा मंत्र पढ़ते हैं तो सांप, गाय, भैंस तीनों वहाँ पर आ जाते हैं। जाओ
इस राक्षस को इतनी बुरी तरीके से मारो कि ये दोबारा जिंदा ना बच पाए। जाओ जाओ। इतना कहते ही तीनों हमला कर देते हैं। राक्षस की हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है और कुछ देर बाद दम तोड़ देता है। विवेक, इस राक्षस को अपनी शक्ति पर घमंड हो गया था। अगर तुम मुझे याद न करते तो इसका अंत कैसे होता। और सुनो विवेक, आज से ये तीनों परिवार का हिस्सा समझना। बेचारे जंगल में घूमते रहते हैं। इतना बोलकर साधु बाबा गायब हो जाते हैं। विवेक राजकुमारी को लेकर महाराज के पास छोड़ता है और स्वर्ण मुद्राएं लेकर घर पहुंच जाता है। मीनू स्वर्ण मुद्राएं देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इतना ही नहीं, मीनू सांप, गाय और भैंस को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है।